हेलो एवरीवन। आज हम हमारे क्लास 8 व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार शुरू कर रहे हैं, जो हम अभी चौथा टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करें। हम जानते हैं कि शब्द वर्णों से बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक वर्ण ही होता है, जैसे आ, ए, ओ, न। ये सार्थक शब्द हैं। ज़्यादातर शब्द एकाधिक वर्णों के संयोग से एक निश्चित कर्म में होने पर बनते हैं, जैसे साधना। अब देखो, जैसे अगर मैं साधना का करूं, यहाँ पर मेरे पास साधना एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ये साधना के वर्ण है जो मैं लिख रही हूँ, प्लस ध प्लस अ प्लस न प्लस आ, मतलब इन वर्णों से साधना बना है ना। अब वर्णों के सार्थक और निश्चित कर्म से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के जो सार्थक और निश्चित कर्म होते हैं, उन्हीं से शब्द बनते हैं। देखिए उसके आगे, भाषा में कई प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार भी कहते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाने में शब्द भंडार का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे शब्द और पद के बारे में। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें मूल रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उनमें कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इन प्रत्ययों से युक्त शब्दों को ही पद कहते हैं, जैसे लड़का, विद्यालय। जहाँ जा से वाक्य बनाएं तो इस प्रकार के वाक्य बन सकते हैं, जैसे लड़का विद्यालय गया, लड़के विद्यालय गए, लड़का विद्यालय जाता है, लड़का स्कूल जाएगा। वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। शब्दकोश में मूल शब्द रखे जाते हैं, किंतु वाक्य में प्रयोग करते हुए उनमें व्याकरण के नियमों के अनुसार कुछ प्रत्यय लगाकर परिवर्तन होते हैं। शब्दों के इस रूप को पद कहते हैं। इस प्रकार जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। पद जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में हजारों शब्द हैं जिनका नित्य प्रयोग किया जाता है। उनमें समय समय पर नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण इनके आधार पर है। देखो, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। ठीक है, तो अब ये था शब्दों का वर्गीकरण। चलो अब देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। कुछ मूल रूप में और कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ अपने ही देश में किसी प्रकार से बना लिए गए और कुछ का आगमन विदेशी भाषाओं से हुआ। इस प्रकार शब्द अनेक स्रोतों से आए, जिससे हिंदी का शब्द भंडार बढ़ा। अब देखो, 4 तरह के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब सबसे पहले तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कवि, कर्म, कृपा, सूर्य। अब ये जो तत्सम शब्द, मतलब ये जो संस्कृत के शब्द हैं, ये जैसे सूर्य, ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये फिर भी हिंदी में जो के त्यों में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं, जैसे दूध, कान, होठ, साग आदि। ये शब्द संस्कृत के क्रमश दुग्ध, कर्ण, होष्ट, साक से विकसित हुए हैं। अब जैसे कि तद्भव शब्द वे संस्कृत भाषा के शब्द से विकसित होते, जैसे दूध, कान, होठ, साग। अब ये संस्कृत शब्द ये जो हुए हैं दूध, ये दुग्ध, ये संस्कृत के शब्द दुग्ध से
विकसित होया। और अब जैसे कान, ये क्रमश कर्ण, ये कर्ण संस्कृत शब्द कर्ण से कान विकसित हुआ है। होस्ट संस्कृत शब्द से होठ बना। साक संस्कृत शब्द से साग बना। ठीक है, तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों से विकसित होते हैं। अब देशज, वे शब्द जो मन सामान्य की बोलचाल में विकसित हो गए या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आ गए, जैसे गाड़ी, तेंदुआ, जूता, पगड़ी, चिड़िया आदि। अभी देशज शब्द वो होते हैं जैसे उन शब्दों, वे शब्द जो जन सामान्य की बोलचाल ऐसे जो हम लोग बोल देते हैं उनसे विकसित हुए हैं या फिर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अब जैसे गाड़ी, तेंदुआ, जूता, पगड़ी, चिड़िया आदि। अब ये शब्द जो हैं सामान्य बोलचाल से विकसित हो गए, हम ऐसे ही बोल देते हैं, वरना किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में आए, किसी और क्षेत्र की भाषा से हिंदी में आए हैं। अब फोर्थ है आगत, विदेशी भाषाओं से आए शब्द। अब आगत को हम विदेशी शब्द भी कह सकते हैं, आगत शब्द या फिर विदेशी शब्द। तो जो आगत या फिर विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेश या फिर कहीं और से विदेशी भाषाओं से आए गए शब्द होते हैं। जैसे बटन, अंग्रेज़ी में भी ये अंग्रेज़ी से आया है ये बटन। ईमान, अरबी से आया है ये शब्द। अमरूद, फ़ारसी से आया है। कैंची, तुर्की से आया है। अलमारी, पुर्तगाली से आया है। कूपन, कारतूस, फ्रांसीसी से आया है। और सुप्तनिक, रूसी आदि से आया है। ठीक है, तो ये थे 4। अब हिंदी में तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्दों की संख्या सबसे अधिक होती है। आइए इन शब्दों की सूची देखकर अपना शब्द भंडार बढ़ाएं। तो तत्सम और तद्भव हिंदी में बहुत ज़्यादा संख्या होती है। तो देखिए अब इन्हें पढ़ते हैं हम। अमूल्य, अनमोल। तत्सम में जब होगा तभी होगा अमूल्य, और तद्भव था ये अनमोल। मतलब अभी तो हम ये जो है संस्कृत शब्द है अमूल्य, और तद्भव मतलब जो संस्कृत शब्दों से ही विकसित हुआ है, मतलब अमूल्य से ही अनमोल विकसित हुआ है, या है ना। दूसरा है आम्र, हम ये संस्कृत शब्द से विकसित होके आम बन गया। उल्लुक और उल्लू। कांस्य, कांसा। कुंभकार, कुम्हार। कूप, कुआं। ग्राम, गांव। घट, घड़ा। घोटक, घोड़ा। चंचू, चोंच। मतलब ये तत्सम शब्द जो हैं ये तो संस्कृत में, और तद्भव ये संस्कृत शब्दों से ही बने हैं ये शब्द, परंतु ये हिंदी बोले जाते हैं इन शब्दों को, हिंदी की भाषा। चर्म, चमड़ा। जिह्वा, जीभ। ज्येष्ठ, जेठ। तार, तांबा। तृण, तिनका। दस, दस। दिवस, दिन। नकुल, नेवला। निर्दा, नींद। नृत्य, नाच। पंच, पांच। पक्षी, पंछी। पत्र, पत्ता। पूर्व, पूरब। पूर्व, पूरब। उसके बाद पृष्ठ, पीठ। फाल्गुन, फागुन। भगिनी, बहन। ब्रह्म, भौरा। भ्राता, भाई। मक्षिका, मक्खी। मनुष्य, मानुस। और मित्र, मीत। मिष्ठी, मिट्ठी, मुट्ठी। मृत्तिका, मिट्टी। मौक्तिक, मोती। यमुना, जमुना। लक्ष्य, लाख। वधू, बहू। वर्षा, बरखा। वार्ता, बात। विवाह, ब्याह। शत, 100। सकरा, शक्कर। शिर, सिर। शिक्षा, सीख। श्वास, सांस। सप्त, सात। स्वप्न, सपना। सूत्र, सूत। हृदय, हिय। अब देशज शब्द देखें, कुछ शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, जैसे रोटी, लोटा। खटिया, चुगी। अब जैसे ये जो देशज शब्द हैं, मतलब देशज शब्द कौन से शब्द थे,
वे शब्द जो सामान्य बोलचाल से विकसित हुए हैं। तो ये कुछ देशज शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से भी आए हैं। देखिए जैसे चमचा को हम खप्पर कहते हैं, मुट्ठा लुगाई, डिबिया कटोरा, तेंदुआ, घरहरा, पेट, टांग, धोती, छोरा, मंजी, हकीम, चमाचा, हरतख्ती। मतलब ये देशज शब्द हैं, ये सारे, ये रोटी, लोटा, डिबिया, कटोरा, तेंदुआ, खटिया, झोगी, खरहरा, पेट, टांग, चमचा, खप्पर, धोती, छोरा, चमाचा और मट्ठा, लुगाई, मंजी, हकीम, तख्ती। ठीक है। अब विदेशी शब्द या आगत शब्द। हिंदी का समय समय पर विदेशी भाषाओं से संपर्क होता रहा है, जिससे उनके कई शब्द हिंदी में आ गए हैं। हिंदी में उर्दू के माध्यम से अरबी, फ़ारसी, तुर्की तथा अंग्रेज़ी भाषा के कई शब्द रच बच गए हैं। जैसे अरबी देखो, अरबी अकल, अक्सर, अदालत, अमीर, असर, इस्तीफ़ा, इनाम, इज़्ज़त, इमारत, इर्द, इरमान, एहसान, ऐनक, कसरत, काजी, कानून, किस्मत, कीमत, गरीब, ज़िल्हा, तहसील, ताकत, नकद, तारीख, फ़कीर, महज़ब, मुसलमान, मुहावरा, वकील, शतरंज, सुबह, शराब, तमाशा, हुक्म, हाकिम, और ये है हवालात, हौसला आदि। अब फ़ारसी अचार, अब फ़ारसी देखो, अचार, अफसोस, अमरूद, आईना, आबरू, आमदनी, आराम, आसमान, कबूतर, कमर, कुर्ता, खराब, खामोश, जादू, जोश, पाजामा, मेज, मकान, मजदूर, ज़मीन, जानवर, समोसा, साल, सौदा, नमक, प्याज आदि। अब अंग्रेजी देखो, जैसे अफसर, ऑफिस, इंजन, इंजीनियर, एक्सप्रेस, कप, कमीशन, कंप्यूटर, कार, गार्ड, डॉक्टर, रेडियो, टीवी, सिगरेट, क्रिकेट, रेल, नोटिस, नंबर, टेलीफोन, पाउडर, क्रीम, बजट, बैंक, प्लेटफॉर्म, सर्कस आदि। अब पुर्तगाली जैसे अलमारी, कप्तान, कमरा, साबुन, तौलिया, गोदाम, बरामदा आदि। ये मतलब देशों से आए हैं। ये अरबी इस देश से इतने आए हैं, फ़ारसी से ये शब्द आए थे, अंग्रेज़ी से ये, पुर्तगाली से ये, और तुर्की से ये शब्द हैं जैसे आका, उर्दू, कुर्ता, कमीज़, कमरा, कूली, कैंची, कालीन, गिरजा, चाबी, चिक, तोप, तौलिया, पलटन, पादरी, फीता, बहादुर, बेगम आदि। अब देखो ये तो थे सूत्र या उत्पत्ति के आधार पर। अब हम कौन से पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर। सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर है सार्थक और निरर्थक। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को सार्थक और निरर्थक दो वर्गों में बांटा जाता है। सार्थक शब्द अर्थवान होते हैं और निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे सार्थक है कमरा, पुस्तक, विश्वास, गाड़ी, कलम, महिला, पुरुष आदि। निरर्थक शब्द मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक का तो अर्थ होता है सार्थक शब्दों का, जैसे कमरे का अर्थ है, पुस्तक का अर्थ है, विश्वास का अर्थ है। लेकिन निरर्थक जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, वो बिना अर्थ के होते हैं। जैसे चूं चूं, इनका कोई अर्थ नहीं है। वाणी का कोई अर्थ नहीं है। बोरी का कोई अर्थ नहीं है। वार्ता का कोई अर्थ नहीं है। चक आदि का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक है। कई बार सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे चाय वाय, कुछ चाय वाय हो जाए। जैसे चाय तो सार्थक है और वाय निरर्थक शब्द है, तो ये जब जुड़ के अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं। गलत शलत मत बताओ। अटकल पच्चू से काम नहीं होगा। ज़रा रुमाल शुमाल पकड़ा दो। अब इसमें शुमाल का तो कोई अर्थ नहीं है, तो ये सार्थक और निरर्थक जुड़ के एक विशेषता ला देते हैं। हम ऐसे ही कई बार बोलते थे कुछ चाय वाय पिला दो, कुछ पेंसिल वेंसिल दे दो,
है ना, कुछ पेन वेन दे दो ऐसे। अब तीसरा है रचनाएं बनावट के आधार पर। 3 शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले रूढ़, ऐसे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है, यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं बनता, उन्हें रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द जैसे जो परंपरा, जैसे वो पहले से चलते आ रहे हैं, अगर हम उनका टुकड़ा करेंगे उन शब्दों का तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे समय, अगर हम समय का टुकड़ा करते हैं, मतलब समय के टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। चलो सम और य, कोई अर्थ नहीं। हाथ भी परंपरा, मतलब पहले से चलता आ रहा है, हाथ बोल रहे हैं, तो अगर मैं उसका आधा करूँ हा और थ, कोई शब्द नहीं बन रहा, आदि। ठीक है। अब दूसरा है यौगिक, 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्दों को यौगिक कहलाते हैं, को यौगिक कहते हैं। जैसे पाठशाला, अब ये 2 शब्दों से बना है पाठशाला। कैसे? पाठ चैप्टर, शाला पढ़ने वाला, जगह। ठीक है। अब दूसरा धनवान, धन और वान, तो ये 2 शब्दों से बनते हैं, हम यौगिक कहते हैं। तीसरा योग रूढ़, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज कमल के अर्थ में रूढ़ है, मतलब ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से तो बनते हैं लेकिन ये किसी और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे गजानन, अब गजानन किसे प्रकट कर रहे हैं? गणेश जी को। लक्ष्मीपति, विष्णु जी को प्रकट कर रहे हैं, मतलब ये 2 शब्दों से तो बने, लक्ष्मी और पति, पर ये किसी विशेष अर्थ को दिखा रहे हैं। विशेष अर्थ मतलब किसी विशेष चीज़ के लिए बने हैं। जैसे विष्णु जी के लिए, शाखा मृग बंदर के लिए, एकदंत गणेश जी के लिए, पवन पुत्र हनुमान जी के लिए। पवन अलग शब्द है, पुत्र अलग शब्द, 2 शब्दों से बने हैं। फिर भी एक दंत में भी देख लो, एक अलग है, दंत अलग है, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। वो अर्थ है गणेश जी, और पवन पुत्र हनुमान में मृत्युंजय शिव जी के लिए। ठीक है। सो चलो, अब इस पार्ट से, इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आता है? अब हम जान गए कि शब्द एक से अधिक वर्णों के सार्थक और कर्मबद्ध संयोग से बनते हैं। वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होते हैं तब उनमें कुछ विकार आ जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। श्रोत्र के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत शब्द। विदेशी या आगत शब्द एक ही हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं। रचना के आधार पर शब्द होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। तो यहाँ पर ही हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, 4th, जो कि टॉपिक था शब्द विचार। ठीक है। तो ये टॉपिक नंबर 4 था। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।